पाकिस्तान से जर्मनी आने का प्रोसेस क्या है? जर्मनी मेरी थर्ड प्रेफरेंस पे था। ब्लॉक अकाउंट की जरूरत नहीं है, 20 दिन के अंदर अंदर मेरा वीजा। स्कॉलरशिप को ढूंढने के मुख्तलिफ तरीके हैं। लोग जो है वो कर्जा लेकर आते हैं, फिर वो यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं। जो बैचलर में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते और वो फिर हिम्मत हार देते हैं कि हम आगे क्या करें। PhD सिक्योर करना जर्मनी में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। जर्मनी में आने के लिए तो मुझे 6 माह लगे थे। ये लोग फिर पाकिस्तान को क्यों कंसीडर करते हैं कि स्टूडेंट पाकिस्तान से पिक करें? ईमेल करने का तरीका भी सही नहीं होता। ये वो मास्टर्स के लिए 2-2 साल से वेट कर रहे हैं। हिम्मत नहीं हारनी लोगों, हिम्मत नहीं हारनी बिल्कुल भी नहीं। आपने ढीठ की तरह ना, ढीठों की तरह लगे रहो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा व्लॉग लेके आया हूँ जिसका आप लोग बहुत ही अरसे से मुझसे डिमांड कर रहे थे। मेरे साथ सना मौजूद हैं, ये पाकिस्तान से हैं और जर्मनी में PhD कर रही हैं। तो इनसे आज हम इस व्लॉग में गपशप करते हैं, इनसे पूरा पूछते हैं कि पाकिस्तान से जर्मनी आने का प्रोसेस क्या है। और आप अपना थोड़ा सा इंट्रो करवाएं, आपको स्कॉलरशिप मिली है, कैसे मिली है, सारी चीज़ें, क्योंकि ये लोगों के बहुत से क्वेश्चन थे। आप थोड़ा सा अपना इंट्रो करवाएं, उसके बाद मैं आपसे कुछ सवाल करूँगा। ठीक है? सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया मंसूर कि आपने मुझे इनवाइट किया। अगर मैं किसी के लिए मोटिवेशन या कुछ अच्छा बोल सकती हूँ, कोई मेरे से मोटिवेट हो सकता है, तो मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। तो अपने इंट्रोडक्शन में मैं ये कहूँगी कि मेरा नाम सना है और मैं जो है एबटाबाद पाकिस्तान से बिलोंग करती हूँ। मैंने अपना बैचलर्स जो है वो हज़ारा यूनिवर्सिटी मानसेरा से किया और फिर उसके बाद मैंने अपना मास्टर्स जो है कॉमर्स यूनिवर्सिटी एबटाबाद से किया। मेरी जो मेजर्स थी वो केमिस्ट्री में थी और मैं अभी रिसेंटली यहाँ पे जर्मनी में आई हूँ। ऑलमोस्ट 7 मंथ्स हो गए मुझे यहाँ पे और मैं PhD कर रही हूँ। एज अ रिसर्च असिस्टेंट जॉब भी है मेरी। तो यहाँ पे मुझे 7 महीने हो गए हैं। तो ये मेरा शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन है कि मैं क्या कर रही हूँ, मैं कहाँ से हूँ जी। और आप पूछ रहे हैं मुझसे कि पाकिस्तान से मतलब मास्टर्स करने के बाद आपका प्रोसेस क्या था जर्मनी आने में, और आपने कासल क्यों चूज किया? जी, दरअसल में मैंने कासल चूज़ नहीं किया था। मैंने ओवरऑल होल जर्मनी में मैंने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था। नॉट ओनली जर्मनी, मैंने USA में भी अप्लाई किया था, UK में भी अप्लाई किया था। जर्मनी मेरी थर्ड प्रेफरेंस पे था, लेकिन किस्मत को शायद ये मंजूर था कि मेरी PhD यहाँ पे लिखी थी, तो मैं यहाँ पर आ गई। मेरे ख्याल में मास्टर्स करने के लिए जो लोग जर्मनी में आते हैं उनको ज़्यादा मुश्किल पेश होती है एज़ कम्पेयर टू PhD, क्योंकि आप ऑलरेडी पाकिस्तान में मास्टर्स कर चुके होते हैं, आपके पास रिसर्च का एक्सपीरियंस होता है, रिसर्च का स्कोप होता है, स्किल्स होती हैं। अगर कोई आपको राइट डायरेक्शन दे तो PhD सिक्योर करना जर्मनी में कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मेरे ख्याल में। जी, आपके कहने का मतलब है कि वो इजी है एज कम्पेयर टू कुछ लोग तो बैचलर के लिए इधर आना चाह रहे हैं, मतलब जी बैचलर्स और मास्टर्स के लिए इधर आना चाह रहे हैं, लेकिन उनको ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। उनको आई थिंक 11,208 यूरोस ब्लॉक अकाउंट पे उनको जमा कराने पड़ते हैं। फिर वो एक बहुत लेंथी प्रोसीजर है, उनको यूनिअसिस्ट के थ्रू या फिर यूनिवर्सिटी से रिक्वेस्ट करनी पड़ती है एडमिशन की, ब्लॉक अकाउंट ओपन करवाना पड़ता है। और सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो है वो इस्लामाबाद एम्बेसी में उनको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, 1 साल लग जाता है तकरीबन स्टूडेंट्स को। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनको मैं जानती हूँ, उनको 2 साल हो गए हैं मास्टर्स के लिए भी, उन्होंने अप्लाई किया और 2 साल से उनको अपॉइंटमेंट ही नहीं मिल रही। और यूनिवर्सिटी जो है फिर वो वेट नहीं करती और फिर वो उनका एडमिशन जो है वो ड्रॉ हो जाता है और फिर ऐसे ही उनका टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ, मैं अपने व्यूअर्स को भी ये कहूँगी, मैं अपने जानने वालों को भी ये कहूँगी कि आप टाइम वेस्ट मत किया करें। अगर आप मोटिवेटेड हैं तो आप मास्टर्स पाकिस्तान से करने की कोशिश करें। अगर आपका टाइम फॉर एग्जांपल 1-2 साल आपके जर्मनी आने में लग रहे हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप बेहतर है पाकिस्तान से कर लें मास्टर्स और फिर आप PhD के लिए जर्मनी को फोकस कर लें। सही जी। तो आपने ब्लॉक अकाउंट का जिक्र किया, PhD में ब्लॉक अकाउंट आपको नहीं, PhD में ब्लॉक अकाउंट की ज़रूरत नहीं है। जर्मनी में PhD को एज अ जॉब कंसिडर किया जाता है। ठीक है, ये आपको स्टाइपेंड देते हैं, ये आपको स्टाइपेंड देते हैं। और होल जर्मनी में ना, पूरे जर्मनी में PhD को एज अ रिसर्च असिस्टेंट कंसिडर किया जाता है। ये आपको एज अ एम्प्लॉय लेते हैं और फिर 6 मंथ के बाद या 1 साल के बाद ये आपको एज अ PhD स्टूडेंट भी रजिस्टर कर देते हैं। कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं या एक प्रोजेक्ट होता है या कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको इनके साथ मिलके करने होते हैं। उन्हीं प्रोजेक्ट्स के रिजल्ट को हम जो है वो PhD के डिफेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर आपको PhD की डिग्री भी मिल जाती है, आपका एक्सपीरियंस भी हो जाता है। मीनवाइल आप एज अ जॉब भी इसको ले रहे होते हैं, आपका एक्सपीरियंस भी अच्छा हो जाता है। तो आप कहना चाह रही हैं कि बैचलर, अगर आप इधर बैचलर करना चाह रहे हैं या मास्टर्स करना चाह रहे हैं, आपको मुश्किल है जी, ब्लॉक अकाउंट चाहिए। उसके बाद आपको लेंथी प्रोसीजर है, रहने के लिए आपको डोमेट्री चाहिए, आपको अपना एक्सपेंस भी निकालना है, फिर यहाँ पे आके
बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इतना ज़्यादा अमाउंट 11,208 यूरोस मेरा नहीं ख्याल कि किसी के पास, हर पाकिस्तानी के पास होता है। लोग जो है वो कर्जा लेकर आते हैं, फिर वो यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब्स करते हैं और वो ब्लॉक अकाउंट के पैसे वापस भेजते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मास्टर्स वाले स्टूडेंट को स्ट्रगल करते हुए देखा है। तो मैं ये कहती हूँ कि अगर कि कोई अफोर्ड कर सकता है तो वो तो मास्टर के लिए, और अगर वेट कर सकता है तो वो तो ज़रूर है। लेकिन मैं अपनी सिस्टर्स को भी यही कहती हूँ कि बेहतर है कि आप बैचलर और मास्टर पाकिस्तान से करो, अगर आपका जर्मनी का फोकस है, और फिर आपके पास अगर अच्छी स्किल्स हैं तो फिर आप पीएचडी जो है वो जर्मनी से करो जी। और मेरी जो अपनी पीएचडी है उसके लिए मुझे मास्टर्स के बाद कम से कम 1.5 साल लगा है सिक्योर करने में, क्योंकि मैंने एक जर्मनी को नहीं, मैंने बहुत सारे कंट्रीज़ को और भी टारगेट किया हुआ था, और मैंने बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए और बहुत सारी रिजेक्शंस भी हुई, और बहुत सारे जो है वो कुछ स्कॉलरशिप्स तो पार्शली फंडेड थी तो वो मैंने खुद भी छोड़ दी। लेकिन जर्मनी जो है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैंने जर्मनी में भी 2-3 इंटरव्यू दिए, लेकिन मैं कासल में सिलेक्ट हुई, और क्योंकि यहाँ का रिसर्च इंटरेस्ट मेरे रिसर्च इंटरेस्ट से मैच कर रहा था, और मुझे काफ़ी ये न्यू रिसर्च लग रहा था, अच्छा मोटिवेटेड वर्क लग रहा था, और तो मैंने सोचा कि मुझे यहाँ पे आना चाहिए। और कासल इसलिए क्योंकि ये एक छोटा सिटी है, अच्छा सिटी है, इकोनॉमिकल सिटी है, आपके खर्चे भी बर्दाश्त हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल में कि मुझे ये बेहतर लगा, और मैं यहाँ पर हूँ और मैं काफ़ी मतलब स्टेबल हूँ यहाँ पे। मुझे कोई ऐसा इतना प्रॉब्लम नहीं है कि महंगाई का इतना इशू नहीं है मुझे, क्योंकि ये इकोनॉमिकल सिटी है, तो मेरे ख्याल में ये ठीक है जी। और एम्बेसी में आपको अपॉइंटमेंट लेते हुए कोई मसला नहीं हुआ? नहीं, क्योंकि मैं पीएचडी की थी, मुझे जो यूनिवर्सिटी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो एज अ रिसर्च असिस्टेंट दिया था, तो मैं एज अ रिसर्चर यहाँ पर आई हूँ। जर्मनी की जो वेबसाइट है वहाँ पे मुख्तलिफ वीज़ा की कैटेगरीज मौजूद होती हैं, तो मैं उन कैटेगरीज में रिसर्चर कैटेगरी में आती थी। रिसर्चर कैटेगरी के लिए आपको सिर्फ 20 डेज़ या 30 डेज़ लगते हैं अपॉइंटमेंट के लिए जी, लेकिन उसके लिए आपके पास यूनिवर्सिटी की तरफ से होस्टिंग एग्रीमेंट होना चाहिए। वो होस्टिंग एग्रीमेंट भी आपको एम्बेसी की वेबसाइट पे ऑलरेडी अवेलेबल होता है, वो आपको यूनिवर्सिटी को सेंड करना पड़ता है। वो एज अ एश्योरेंस होता है कि भाई हाँ जी ये हम इसको एज अ स्टूडेंट ले रहे हैं, खर्चा भी हम देंगे, तो आप इसको जल्द से जल्द अपॉइंटमेंट दे दें। वो एक तरह की कह लें कि एश्योरेंस होती है यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो मैंने फिर वो होस्टिंग एग्रीमेंट जमा कराया एम्बेसी में, और फिर मैंने पासपोर्ट की कॉपीज़ जमा कराई, और फिर 20 डेज़ के अंदर मेरी अपॉइंटमेंट आ गई। अपने सारे डॉक्यूमेंट्स में लेके गई, डॉक्यूमेंट्स भी ऑलरेडी वहाँ पे सब लिस्ट मौजूद होती है कि आपने क्या क्या चीज़ किस तरतीब से रखनी है, डॉक्यूमेंट्स कैसे रखने हैं, कौन सी चीज़ ऊपर रखनी है, तो ये सब चीज़ें ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होती हैं। 2 कॉपीज़ आपको चाहिए होती हैं एम्बेसी में, लेकिन मैं ये प्रेफर करूँगी कि आप लोग 3 कॉपीज़ लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पे बाज़-औक़ात एम्बेसी में तंग करते हैं, उनको 3 कॉपीज़ चाहिए होती हैं, और फिर बाहर से कहते हैं जाके कराओ, तो वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है। एक पेज आपको वहाँ से कराने में काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ता है, तो मैं 3 कॉपीज़ लेके गई थी। मतलब वो जानबूझ के ऐसा करते हैं जी। ये चीज़ें आपको जर्मनी में नहीं मिलेंगी। या नहीं, बिल्कुल नहीं, यहाँ पे बहुत चीज़ है। तो मेरे लिए ये ईजी था, और फिर मैंने जब अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करा दिए तो 20 दिन के अंदर मेरा वीज़ा आ गया, यहाँ पे आ गई जी। और जैसा कि आपने ऑलरेडी बता दी है कि बैचलर और मास्टर्स में अगर आप अप्लाई करेंगे तो वो आपको काफी टाइम लगेगा, मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है। लेकिन मैं कहती हूँ कि टाइम बहुत ज्यादा लेता है ना, टाइम कंज्यूमिंग है बहुत ज्यादा। मैंने आपको कहा है कि मेरे बहुत सारे जो जानने वाले हैं वो मास्टर्स के लिए 2-2 साल से वेट कर रहे हैं, लेकिन लक पे भी डिपेंड करता है जी। मास्टर्स के लिए तो जी ये काफी टाइम है, जी ऐसा ही। और सेकेंडली अब आपकी लाइफ जिस तरह इधर चल रही है पीएचडी में, आपको पता है कि आपके एक्सपेंस जो हैं वो आप कर रही हैं, अफोर्ड कर रही हैं। अगर जॉब नहीं भी होगी आप जी एटलीस्ट मुझे यहाँ पे आके पार्ट टाइम जॉब का कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब अगर मैं नहीं भी करी ना जॉब, क्योंकि यूनिवर्सिटी मुझे पे कर रही है, तो मुझे इतना इस मामले में मुझे इतनी टेंशन नहीं है कि अब मैं क्या करूंगी। मेरा सारा फोकस मेरी रिसर्च पे है, मेरी पढ़ाई पे है जी, ऐसा ही। और अगर बैचलर या मास्टर में कोई इधर आता है तो उसके लिए तो यहाँ पे सर्वाइव करना आप जानती होंगी। जी मेरे यहाँ पे जी यहाँ पे जो मेन प्रॉब्लम है ना वो लैंग्वेज की है। अगर आपको लैंग्वेज नहीं आ रही ना तो ये लोग थोड़ा सा इशू करते हैं आपको जॉब में लेने के लिए, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत सारे पाकिस्तानी वो भी जानने वाले हैं, मैंने उनको देखा है जो मास्टर्स ही कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन उनका यही इशू होता है कि उनको पार्ट टाइम जॉब नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही? लैंग्वेज का इशू है। थोड़ी सी भी आ जाए तो कोई ना कोई रख लेता है, लेकिन फिर जब वो रख लेते हैं तो काम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, ऐसा ही है। और जिस तरह आजकल मौसम बहुत खराब है, स्नोफॉल हो रही है, बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है। पहले तो मैं आपका शुक्रिया करता हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया इस बहुत ज्यादा बर्फबारी में। तो जो मास्टर्स और बैचलर में आते हैं वो लोग फिर यहाँ पे लीफंडो में काम करते हैं, ऐसा ही मैकडॉनल्ड्स में काम करते हैं जी, केएफसी में। बहुत हार्ड काम है, बहुत ज्यादा। मैंने देखा है ना, उनकी कोई हालत ही नहीं होती। वो जब बेचारे पढ़ाई पे भी फोकस करते हैं
और साथ में जॉब भी उनको करनी है, अपना एक्सपेंस भी निकालना है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इमोशनली ड्रेन हुए होते हैं और बहुत ही उनकी हालत ख़राब। ये नहीं है कि करते हैं, कुछ लोग कर भी जाते हैं, लेकिन मैंने ऐसे लोग भी देखे हैं, हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ लोगों का दिल बहुत जल्दी टूट जाता है और वो ये कहते हैं कि भाई बहुत मुश्किल है, हमें वापस चले जाना चाहिए, और कुछ लोग सर्वाइव कर जाते हैं, लेकिन टाइम लगता है, मुश्किल है ऐसे। जी, मेरा तो बहुत कम कांटेक्ट रहा है पाकिस्तानी स्टूडेंट से इधर, जी, तो इसलिए मुझे इतना ज्यादा नहीं पता। लेकिन अब आप 6-7 माह से इधर हैं, तो आपने बैचलर वाले भी देखे होंगे, मैंने बैचलर्स वाले भी देखे हैं। मेरे ज्यादा जो है वो यहाँ पे कांटेक्ट मास्टर्स वालों के साथ ही है, मैं उनको देखती हूँ, उनकी जिंदगी देखती हूँ। तो वो क्या सोच के, मतलब वो पाकिस्तान से आते हैं या इंडिया वगैरह से आते हैं, वो समझते हैं कि इधर हम स्टडी भी करेंगे, साथ थोड़ी सी अर्निंग करके घर वालों को सपोर्ट करेंगे या कैरियर बनाएंगे, इसलिए वो इधर आते हैं। ज्यादातर लोगों की यही सोच होती है कि हम घर पे सपोर्ट करेंगे, जो मैंने देखा है। आपको लगता है कि ये चीज पॉसिबल है इधर आके, मतलब स्टडी भी? आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्क चाहिए इसके लिए। मैंने कहा है कि कुछ लोग तो कर जाते हैं, लेकिन वो इमोशनली बहुत ज्यादा ड्रेन हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए मुश्किल होता है। मैंने बहुत सारे लोग वापस जाते हुए भी देखे, क्योंकि वो दो चीजें एक साथ हैंडल नहीं कर सकते, ऐसे ही है। तो उसके लिए बेटर ऑप्शन आप वाली है जो आपने जी, मैंने ये सोचा कि वैसे मैंने मास्टर्स के लिए जर्मनी में अप्लाई करना था, लेकिन कोविड आ गया था, जिसकी वजह से मेरे वालिद साहब ने कहा कि आप मास्टर्स यहीं पे कर ले। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो मैंने सोचा ठीक है, मेरे वालिद साहब का फैसला ठीक था कि मैं यहीं से मास्टर कर लूँ, और फिर यहाँ पे आके अब मैं PhD कर रही हूँ, और तो मुझे स्टाइपेंड का ऐसा इशू नहीं। चलिए अब थोड़ा सा आपके PhD की तरफ आते हैं, क्योंकि बैचलर और मास्टर्स वाली हमने कवर कर ली है। तो आपका कितना अरसे का कॉन्ट्रैक्ट है PhD? मेरा जो रिसर्च का कॉन्ट्रैक्ट है PhD का, बेसिकली वो 3 साल का है। 3 साल का। लेकिन यूनिवर्सिटी इसको एक्सटेंड भी कर सकती है 4 या 5 साल पे। जी, और जो 3 साल में उसमें वो आपको पे करेंगे, और जब वो एक्सटेंड करेंगे तब भी वो पे करेंगे। जी, PhD जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी जो है वो 3 साल में हो सकती है, और अगर बहुत ज़्यादा देर लगाएं तो 5 साल में हो सकती है। लेकिन 5 साल तक वो सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली भी, और अगर के मेरी PhD ज़्यादा आगे जा रही है तो फिर वो सपोर्ट नहीं करेंगे। 5 साल तक तो करेंगे वो। जी बिल्कुल ऐसे ही। हाँ जी। और उसके बाद आपका फ्यूचर प्लान, इधर आपको जर्मनी में कुछ नजर आ रहा है? जी, जर्मनी में नजर आ रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। मैं दरअसल में यहाँ की जो रिसर्च वर्क है ना वो काफ़ी एडवांस है। मैं जब यहाँ पे आई थी तो मुझे एक जो शौक लगा था वो ये भी था कि भाई हम क्या कर रहे हैं और ये लोग क्या कर रहे हैं, ये टेक्नोलॉजी में काफ़ी आगे हैं। जो चीज़ें मैंने मास्टर्स में की थी, मैं ये सोच कर आई थी कि वो शायद यहाँ पर भी वही चीज़ें लगती हैं, वही स्किल्स लगती हैं, लेकिन वो काफ़ी डिफरेंट है। तो अभी मैं उन्हीं के लेवल पे, ऐसे है कि मैं बेसिक से सारी चीज़ें सीख रही हूँ। ऐसा आप समझे कि मैं सारे स्किल्स, पाइथन, मशीन लर्निंग, ये सब चीज़ें मैं सीख रही हूँ। जी, पाकिस्तान में मैंने डिफरेंट रिसर्च मेरी सेम थी, लेकिन जो मैंने स्किल्स यूज़ की थी वो डिफरेंट थी, और मेरे सुपरवाइजर के मुताबिक काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। अब अपडेट काम जो है वो यहाँ पे चल रहा है, तो आपको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। तब मैं वो चीज़ें सीख रही हूँ, और मेरे ख्याल में कि अगर मैं ये चीज़ें सीख लूँगी ना तो बहुत बेहतर हो जाएगा, बहुत अच्छी नौकरी मिल सकती है। अगर मुझे जर्मन लैंग्वेज भी थोड़ी सी आ जाए, और अगर मैं ये सारी स्किल्स सीख लूँ तो इंडस्ट्री स्केल पे भी मुझे जॉब अच्छी मिल सकती है। लेकिन मेरा इरादा जो है वो इंडस्ट्री साइड पे जाने का ही है, तो उस हिसाब से। जी, इस चीज से एक सवाल ये उठता है कि आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान में भी आपने स्किल सीखी हैं, लेकिन आपके सुपरवाइजर के मुताबिक वो ओल्ड टेक्निक है, तो आई मीन ये लोग फिर पाकिस्तान को क्यों कंसीडर करते हैं कि स्टूडेंट पाकिस्तान से पिक करें, अगर इनको लग रहा है कि क्योंकि उनको स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग लगते हैं। लाइक मैंने अपने मास्टर्स में 4 या 5 पेपर पब्लिश किए हैं, और मैंने अपनी जो स्किल्स मुझे आती थी उनके मुताबिक, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड तो है चीज़ों का, लेकिन मुझे सिर्फ स्किल्स सीखनी है। तो सुपरवाइजर के मुताबिक हम पाकिस्तानी और इंडियंस जो होते हैं वो हार्ड वर्किंग होते हैं एज़ कम्पेयर टू जर्मन्स। तो उनको मैंने पूछा था कि मुझे तो स्किल इतनी खास नहीं आती थी, फिर आपने मुझे क्यों सेलेक्ट किया? उसने कहा कि मुझे जो चीज़ आप में नज़र आती है वो ये है कि आप हार्ड वर्किंग है, आप चीज़ें सीख सकती हैं और आप चीज़ें सीखेंगी, और हमें यही चाहिए होता है। हार्ड वर्किंग स्टूडेंट्स चाहिए होते हैं, चीज़ें हम सिखाएंगे, काम आप करेंगे, और बस अपना फ्यूचर आप खुद बनाए, हमें रिजल्ट चाहिए और जो आप दे देंगे, बस ऐसे। जी, जबरदस्त। तो ये हमारे व्यूवर्स जो देख रहे हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी कि जिससे आपने बताया कि आपको बहुत ज्यादा रिजेक्शन भी हुई और जर्मनी आपकी थर्ड प्रायोरिटी जी बिल्कुल। तो पहली 2 प्रायोरिटी इट्स मीन उधर से आपको रिजेक्शन हुई, या पहली दो जो मेरी प्रायोरिटीज थी वो USA थी और UK थी। USA में मुझे पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप मिल रही थी, तो मेरे वालिद साहब ने कहा ये काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर मुझे साथ में जॉब भी करनी पड़ेगी, तो ये मेरे लिए ईजी नहीं है। और कुछ सुपरवाइज़र के रिसर्च इंटरेस्ट मेरे रिसर्च इंटरेस्ट के साथ इतने मैच नहीं कर रहे थे, तो वो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो गए। और UK में भी मेरी स्कॉलरशिप हो गई थी, लेकिन वहाँ पे स्टाइपेंड थोड़ी कम थी, और अब आप UK के हालात देख लें, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई, तो मेरे ख्याल में मुश्किल है। तो स्टाइपेंड को देखते हुए फिर मैंने कहा कि मैं जर्मनी को कंसिडर करूँगी। उसके अलावा भी वो जो
कुछ प्रोजेक्ट पे भी था कि मेरा जो प्रोजेक्ट था, जो यूके वाला प्रोजेक्ट था, वो थोड़ा सा मेरी फील्ड से चेंज था, तो मैंने कहा शायद मुझे मुश्किल हो जाएगी कि अगर मैं बहुत ज़्यादा डाइवर्स फील्ड में चली जाऊँगी तो फिर इसलिए मैंने जर्मनी को प्रेफर किया। क्योंकि सुपरवाइज़र भी, जब मेरा सुपरवाइज़र के साथ इंटरव्यू हुआ था जूम के ऊपर, तो सुपरवाइज़र यंग था और सुपरवाइज़र के पास बहुत अच्छे आइडियाज़ थे, सुपरवाइज़र कोऑपरेटिव था बहुत ज़्यादा, और सुपरवाइज़र हर तरह की सपोर्ट करने को तैयार था। तो मुझे ऐसा लगा कि वो वाला माहौल जहाँ पे सुपरवाइज़र अच्छा है, जहाँ पे आपका वर्क एनवायरनमेंट अच्छा है, तो वो माहौल ज़्यादा अच्छा है बजाय से कि मैं किसी ऐसी जगह पे चली जाऊँ जहाँ पे टॉक्सिसिटी हो, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। जी, तो वही बात कि रिजेक्शन जो जी, लोगों को हो रही है, उससे लोगों को मतलब हार्ट ब्रेक नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि पता नहीं मैंने कितनी ईमेल्स की थी, मुझे तो ऐसा लगता था मेरी ईमेल्स प्रोफेसर तक जाती भी नहीं है। मुझे ऐसा लगता था पता नहीं कौन सी मखलूक को ईमेल कर रही हूँ, कोई पढ़ता ही नहीं है मेरी ईमेल या मुझे जवाब ही नहीं आ रही। लेकिन जब मुझे रिजेक्शन आती थी तो मुझे तसल्ली भी होती थी कि एटलीस्ट मेरी मेल्स जा रही हैं वहाँ पे और मैं जो हूँ ना ठीक ट्रैक पे चल रही हूँ। लेकिन ऐसा भी स्टेज आता है कि आप कहते छोड़ो भाई, क्या करूँ, कुछ हो ही नहीं रहा, कुछ आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल रही। लेकिन नहीं, आपको सब्र से काम लेना है। काम आप, अगर आपकी मोटिवेशन है कि आपने पीएचडी करनी है और अगर आपने बाहर से करनी है और अगर आपकी पक्की मोटिवेशन है और अगर आप उस पर काम कर रहे हैं ना ठीक से, तो आपका काम ज़रूर होगा। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, मेरे ग्रुप में 2-3 मेरे फ्रेंड्स और हैं, वो भी मेरी तरह लगातार 1.5 साल तक कोशिश करते रहे। कोई ऑस्ट्रेलिया में है, मैं जर्मनी में हूँ, कोई स्पेन में है और कोई चाइना में है और कोई जो है वो यूके में है। तो सिर्फ आपको ठीक से काम करना है, मोटिवेटेड होके काम करना है और ठीक से पोजीशन देखनी है, अपनी सीवी पे काम करना है, अपने मोटिवेशन लेटर पे काम करना है, ठीक तरीके से रिसर्च करनी है कि आपने कौन से सुपरवाइज़र को कैसे मेल करनी है और कहाँ पे मेल करनी है। ये बहुत सारे जो है ना छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत मैटर करती हैं। तो अगर आपको ये सब टेक्निक्स और ये सब चीज़ें आती हैं तो मेरे ख्याल में आप स्कॉलरशिप को सिक्योर कर सकते हो। जबरदस्त। तो हिम्मत नहीं हारनी लोगों ने, हिम्मत नहीं हारनी, बिल्कुल भी नहीं। आपने ढीठ की तरह ना, ढीठों की तरह आपने लगे रहो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, मैंने बहुत सारे पाकिस्तानी ऐसे भी देखे हैं और बहुत सारे लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो कि जिनका जो है ना ईमेल करने का तरीका भी सही नहीं होता, या सीवी। अब मैं आपको बताती हूँ कि पीएचडी में अगर आप जा रहे हैं ना, तो आपके लिए प्रोफेशनल चीज़ें 2 होती हैं, एक सीवी है और एक आपका मोटिवेशन लेटर है, जो कि अगले तक जाएगा, अगले प्रोफेसर तक जाएगा या यूनिवर्सिटी में जाएगा, जब वो देखेंगे। तो आपकी सीवी को ना प्रोफेशनल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सीवी जो हम जॉब के लिए देते हैं, बस ऐसा नहीं है। सीवी का एक तरीका है। अब मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने अपनी 2 सीवीज बनाई थी, एक यूरोप के फॉर्मेट में बनाई थी जो कि यूरोपास पे बनती है, और एक मैंने वर्ड पे बनाई थी। सीवी जितनी सादी हो, कलरलेस हो, सादी हो और जितने अच्छे सीक्वेंस में हो, जैसा कि ऊपर आपका नाम है, फिर आपका रिसर्च इंटरेस्ट है कि आपका रिसर्च इंटरेस्ट क्या है, फिर आपकी एजुकेशन की बात आ जाती है कि सॉरी आपने क्या क्या पढ़ा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आपको स्किल्स कौन कौन से आती हैं, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट किया, थीसिस किया, आप उसको भी इंटर करें। आपके स्किल्स के बाद आपकी लैंग्वेज की क्या प्रोफिशिएंसी, आप वो भी डालें। उसके बाद आपके वो प्रोफेसर्स जिन्होंने आपको मास्टर्स में डील किया है, ताकि अगले जो जिन प्रोफेसर्स के पास आपकी सीवी जाएगी तो वो उनको रब्ता करके पूछ सके। तो ये एक सीक्वेंस है, और सीवी जितनी सादी हो उतना ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि इनके पास इतना टाइम नहीं होता कि ये सीवी, जितनी लेंथी सीवी होगी ये भी एक मसला है, पढ़ेंगे नहीं। और जितनी कलरफुल और ये फूल बूटियाँ और ये रंगीनियाँ है ना, ये भी कोई नहीं पढ़ेगा। तो सीवी जितनी सादी हो उतना ही अच्छा है। और दूसरी बात ये कि मोटिवेशन लेटर, क्योंकि हम जब किसी भी सुपरवाइजर या प्रोफेसर को कांटेक्ट करते हैं, वो हमें पर्सनली नहीं जानता, तो हमें उसको बताना पड़ता है कि हम कौन हैं, हम कहाँ से हैं, हमने बैचलर्स में क्या किया, मास्टर्स में क्या किया, हमने कौन कौन सी स्किल सीखी और हमने अपने मास्टर के प्रोजेक्ट में इसको कैसे लगाया, और हमने आपका प्रोजेक्ट कहाँ पे देखा, और हम आपके प्रोजेक्ट में आपके साथ क्या मदद कर सकते हैं अपनी स्किल्स को लेकर, और हम इसी कंट्री में क्यों आना चाहते हैं। तो आपको ना ये मोटिवेशन लेटर बनाना पड़ता है, और उसको भी आपने प्रिसाइज और ज़्यादा लेंथी नहीं करना, 1 पेज का होता है, वो अच्छा अप टू डेट करके बनाए। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी प्रोफेसर या कोई भी जो है सुपरवाइजर आपको कहेगा कि रिजेक्ट करेगा, कुछ भी ऐसे चीज़ें तरतीब से प्रॉपर होनी चाहिए। जी। और स्कॉलरशिप को ढूंढने के मुख्तलिफ तरीके हैं, ठीक है। मैं जब खुद इस चीज़ में पढ़ी थी तो मुझे भी कोई गाइडेंस नहीं थी, मैं लोगों से मदद लेती थी कि मुझे बताएं कि क्या करना है क्या नहीं है। ऑल्दो मेरे साथ मेरे बहुत अच्छे 2-3 दोस्त हैं, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की, वो खुद भी यहाँ पे ही स्कॉलरशिप में हैं, पढ़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल में कि आप किसी से रिक्वेस्ट करने के बजाय खुद कोशिश करें। मैंने भी अपनी सारी कोशिशें खुद ही की हैं और मैं आज यहाँ पर हूँ। आप इंटरनेट पे मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि scholarship.db.net। उसके अलावा एक पाकिस्तानियों का एक फेसबुक पेज है, स्कॉलरशिप
स्कॉलरशिप नेटवर्क, वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त फेसबुक का पेज है। वहाँ पे आपको मोटिवेशन लेटर आप कैसे बना सकते हैं, आपको CV कैसे बनानी है, मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स, बेशुमार स्कॉलरशिप्स वो जो है मदद करते हैं, आपको अच्छे कमेंट्स करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। बहुत सारे वहाँ पे प्रोफेशनल लोग मौजूद हैं, मुझे वहाँ से भी काफ़ी मदद मिली और वहाँ से भी मैं स्कॉलरशिप्स देखती थी। उसके अलावा एक और ग्रुप है पाकिस्तान लीग इन स्कॉलरशिप, समथिंग लाइक दैट, मुझे अब भूल गया है। तो वो भी, वहाँ पे भी बहुत सारे लोग हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और स्कॉलरशिप आप इस तरीके से देख सकते हैं। और उसके अलावा मेरा जो तरीकाकार था वो ये था कि मैं ऐसे करती थी कि मेरी जो रिसर्च का जो इंटरेस्ट था वो कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री में था। गूगल को खोल के मैं लिख लेती थी कि PhD इन कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री, तो नीचे मुख्तलिफ वेबसाइट्स आ जाती थी, जैसे कि मैंने आपको बताया scholarship.db.net, findaphd.com। और यहाँ पे मैं मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे जाके स्कॉलरशिप देखती थी और फिर मैं स्कॉलरशिप के पेज को जब खोलती थी तो वहाँ पे बाकायदा प्रोफेसर का नाम और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट दी गई होती थी। तो मैं क्या करती थी, उस प्रोफेसर का जो नाम मेंशन होता था मैं उसको जाके ट्विटर पे या लिंक्डइन पे फॉलो कर लेती थी, ठीक है। और जी, ट्विटर और लिंक्डइन पे फॉलो करती थी, क्योंकि वो ऑलरेडी उन लोगों ने आगे से ना, वो जो सुपरवाइजर और प्रोफेसर होते हैं उन लोगों ने अपने ही रिसर्च इंटरेस्ट के जो उनका जो सोशल सर्कल होता है वो अपनी रिसर्च इंटरेस्ट के प्रोफेसर के साथ होता है। तो मैं क्या करती थी, उनकी रिसर्च, उनके फॉलोअर्स में जाके उन सब प्रोफेसर्स को ना फॉलो रिक्वेस्ट भेज देती थी और उनको जो है फॉलो कर लेती थी। इससे मुझे ये फायदा होता था कि जब भी कोई पोजीशन वो अनाउंस करते थे ना ट्विटर पे, तो वो एकदम से मुझे नजर आ जाती थी, क्योंकि नेट पे बाज़ औक़ात आप नहीं भी ढूंढ सकते। ट्विटर हम स्क्रॉल करते हैं, वैसे भी हमें आदत है फेसबुक वगैरह ट्विटर स्क्रॉल करने की, तो मैं ऐसे स्क्रॉलिंग करती रहती थी। जैसे ही मुझे कोई पोजीशन नज़र आती थी ना, तो मैं क्या करती थी, मेरे पास ऑलरेडी सब चीज़ें रेडी होती थी। मैं क्या करती थी, अपनी CV, अपना मोटिवेशन लेटर और एक अच्छा सा टेम्पलेट ईमेल का मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ होता था, मैं वो लिख के सुपरवाइज़र को सेंड कर देती थी और फिर जवाब आ जाता था। कभी कभी तो सुपरवाइज़र कहते थे कि नहीं, हमारी पोजीशन जो है वो ऑलरेडी जो है फिल हो चुकी है, और कभी इंटरव्यू के लिए मैं इन्वाइट हो जाती थी। ऐसे ही है। तो मेरे ख्याल में ये बेहतरीन स्ट्रेटजी है कि आप जो है ना सुपरवाइज़र को देखें, उसको लिंक्डइन पे, ट्विटर पे फॉलो करें और उसके फॉलोअर्स में जितने भी प्रोफेसर्स हैं उन सबको फॉलो करें। जी, तो इस तरीके से जब भी कोई नई पोजीशन अनाउंस होती है तो आपको ऑटोमेटिकली आपकी नज़र से गुजर जाती है और आप मोटिवेटेड हो जाते हैं और आपको लगता है कि भाई ठीक है, ये मेरे रिसर्च इंटरेस्ट से मैच हो रहा है, तो आप वहाँ पे CV डाल सकते हैं। और मैं ये भी कहूँगी कि CV, मोटिवेशन लेटर, ये सब चीज़ें तो आप बनाएंगे, लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो आपको मास्टर्स के दौरान करनी है। जब जैसे ही आपका मास्टर कंप्लीट हो जाए, आपको चाहिए कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं बैचलर्स के, मास्टर्स के, आप उनको HEC से पहले ही अटेस्ट करवा लें। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जब आपका स्कॉलरशिप का सारा काम चल रहा होता है तो बाज़ औक़ात यूनिवर्सिटी आपको इतना ज़्यादा टाइम नहीं देती इन चीज़ों के लिए, तो आपको ये सब चीज़ें, अपनी फ़ाइल आपको पहले ही प्रॉपर कंप्लीट करनी पड़ेगी। HEC से अटेस्ट करा लें। और मैं अगर जर्मनी के अलावा भी, वैसे भी मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप हो सके तो इंग्लिश लैंग्वेज का जो टेस्ट है IELTS, वो भी आप दे दें, क्योंकि मैंने दिया था। जर्मनी में ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती इंग्लिश लैंग्वेज के लिए, लेकिन मेरी जो यूनिवर्सिटी है यूनिकासल, वहाँ पे रिक्वायरमेंट थी। तो अगर मेरे पास वक्त पे IELTS मौजूद ना होता तो मेरे ख्याल में मैं रिजेक्ट हो सकती थी। तो मेरे ख्याल में आप जो काम मास्टर के दौरान कर सकते हैं वो आप अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट दे दें, और जैसे ही आपकी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाए तो आप अपने सब डॉक्यूमेंट्स HEC से अटेस्ट करा के अपनी फ़ाइल कंप्लीट कर लें, अपनी CV पे काम करें, अपने मोटिवेशन लेटर पे काम करें, और रोज़ जो है ना, आपने ऐसे ही पोजीशंस देखनी है। पोजीशंस देखने के बाद आपने अपनी एक प्रॉपर फाइल बनाई हुई हो, आपकी CV अपडेट हुई हो, आपका मोटिवेशन लेटर हमेशा प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट के साथ मैच करना चाहिए। और आप मोटिवेशन लेटर ये नहीं है कि आपने एक दफ़ा बना दिया तो आप उसको कभी भी चेंज नहीं करेंगे। मुख्तलिफ प्रोफेसर्स की मुख्तलिफ रिसर्च की डिमांड होती है, लेकिन अगर आपके स्किल सिमिलर हैं तो आपको उस मोटिवेशन लेटर को चेंज करना पड़ेगा वक्त के साथ साथ। लेकिन अगर आपके पास ये चीज़ें कंप्लीट हैं, अगर आप मोटिवेटेड हैं, अगर आप रिजेक्शन से डर नहीं रहे, अगर आपको इंस्पिरेशन है कि आपने PhD करनी है, तो मेरे ख्याल में आप ज़रूर करेंगे। मैं यहाँ पे मौजूद हूँ 1.5 साल के अरसे के बाद। इतने ज़्यादा डिप्रेशन और हार्ट ब्रेक के बाद मैंने सोचा था कि मैं छोड़ दूँ, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर करनी है तो फिर इंशाल्लाह करनी है और बाहर से ही करनी है। और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ और अल्लाह का शुक्र है। यहाँ पे आते हुए तो मुझे काफ़ी दिल में डर था कि पता नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं एडजस्ट होंगी या नहीं होंगी, लेकिन मेरा वर्किंग इन्वायरमेंट माशाल्लाह बहुत अच्छा है। मुझे जो लोग मिले हैं वो भी बहुत अच्छे मिले हैं, तो मैं यहाँ पे काफ़ी मुतमईन हूँ, खुश हूँ और शुक्र अल्लाह का। मतलब मेरा क्वेश्चन यही था कि आपका प्रोसेस कितना टाइम लगा आपको पाकिस्तान से इधर आते हुए, लेकिन अभी आपने बता दिया कि 1.5 साल। अगर आप सिर्फ जर्मनी को कंसीडर करेंगे तो मुझे जर्मनी में आने के लिए तो मतलब PhD को सिक्योर करने में और वीज़ा और ये सब अपॉइंटमेंट में तो मुझे 6 माह लगे थे, लेकिन अगर आप ओवरऑल सारा देखें तो मुझे 1.5 साल लगा। 1.5 साल। जर्मनी के लिए सिर्फ 6 माह लगे थे। जी। जबरदस्त। जी।
तो जर्मनी में कितनी जगह आपने अप्लाई करने के बाद आपको ये वाली जगह सिक्योरिटी का? जर्मनी में मैंने बहुत सारी जगहों पे इंटरव्यू दिया था। ड्रेस्टन में दिया था मैंने इंटरव्यू, बर्लिन में भी दिया था मैंने। जी लेकिन वहाँ पे कुछ कंडीशंस थी जिनकी वजह से लाइक मेरे रिसर्च इंटरेस्ट थोड़े मैच नहीं हो रहे थे, तो ठीक था ये, उनके लिए भी ठीक था, मेरे लिए भी, क्योंकि मुझे भी प्रॉब्लम होती फिर। और बर्लिन में भी मैंने दिया था, उसके अलावा मैंने हैम्बर्ग में भी दिया था, लेकिन बस उनको ज़्यादा शायद कैपेबल बंदा मिल गया तो लेकिन मैं यहाँ पे ठीक हूँ, जहाँ पे बंदे का दाना पानी होता है आपका कासल में लिखा हुआ था तो आप जी इधर आ जी गए। ऐसा ही है। इधर से एक और सवाल उठता है कि जर्मनी में पीएचडी जो लोग करना चाहते हैं उनके लिए कोई, जिस तरह अगर मास्टर्स या बैचलर के लिए आप अप्लाई करते हो, एक सेमेस्टर विंटर सेमेस्टर होता है और समर सेमेस्टर होता है, तो पीएचडी के लिए कभी भी वैकेंसीज अवेलेबल हो सकती हैं या फिर इसका भी कोई ड्यूरेशन है कि इस टाइम पीरियड पे? नहीं, जर्मनी में पीएचडी अकॉर्डिंग टू सुपरवाइजर जो है प्रोफेसर के रिसर्च इंटरेस्ट के मुताबिक निकलती है। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे उनको पोजीशन, सुपरवाइजर को, प्रोफेसर को पोजीशन मिलती है तो वो अनाउंस कर देते हैं पोजीशन, और आप जो है वो डेली बेसिस पे अगर आप चेक करें तो इसका कोई टाइम नहीं है, नहीं कोई टाइम नहीं, कभी भी निकल। जी आपको हमेशा अपडेट रहना चाहिए, देखते रहना चाहिए। जी और यहाँ पे पीएचडी में कोई सेमेस्टर सिस्टम नहीं है, यहाँ पे आप डायरेक्ट जो है वो रिसर्च पे आते हैं, आपके पास प्रोजेक्ट होता है, आप डायरेक्टली उस पर काम करते हैं, और अगर आपको कुछ चीज़ सीखनी है तो आप उसी रिसर्च के दौरान को आपको सीखनी है। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान में हमें पहले पीएचडी के लिए 1 साल थ्योरेटिकल पढ़ना पड़ता है, फिर उसके बाद हम रिसर्च वर्क पे आते हैं, लेकिन जर्मनी में ऐसा नहीं है, आप डायरेक्ट अपना रिसर्च वर्क स्टार्ट कर देते हैं, जो कि मेरे ख्याल में बहुत अच्छा है, बहुत बेहतर है। जी चलें, और आज का मेरा आखिरी क्वेश्चन ये होगा, ये आपने मुझे पहले बताया था वीडियो से पहले कि बैचलर में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, उन लोगों के लिए जो लोग सॉरी मतलब ये मुझे लगता है कि ये मोटिवेट कर सकता है बहुत से बच्चों को कि जो बैचलर में अच्छे मार्क्स नहीं ले पाते और वो फिर हिम्मत हार देते हैं कि हम आगे क्या करें। लाइक आई डोंट नो कि आपके कितने आए, शायद वो भी बहुत अच्छे हो, बुरे नहीं है। अच्छा, ये एक मिथ है कि आप जो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट और इंटेलिजेंट जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं वही बाहर जाके पढ़ सकते हैं, ऐसा नहीं है। मैं एक बहुत ही ज्यादा एवरेज स्टूडेंट हूँ, टू बी ऑनेस्ट। आप खुद कह रहे हैं, ये वही चीज मैंने भी रिपीट की है। मैं एक बहुत ज्यादा एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरी जो बैचलर्स में परसेंटेज थी, आई थिंक 73%, 3.3 मेरा CGPA था 4 में से। और मेरा जो मास्टर्स था वो अच्छा था, क्योंकि मास्टर में मैंने काफी मेहनत की थी और उसमें मेरा 3.5 CGPA था। लेकिन मैं एक एवरेज स्टूडेंट हूँ। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करती हूँ, लेकिन मैं ये भी नहीं कहूँगी कि मैं मेहनत बिल्कुल भी नहीं करती। मुझे सीखना अच्छा लगता है, मैं हार्ड वर्क करती हूँ और बस मेरे से जितना होता है मैं उतना काम करती हूँ। मैं ये नहीं कहती कि मैं बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट हूँ, मैं ये कर लूँगी वो कर लूँगी। इस क्वेश्चन का मकसद भी यही था कि कुछ लोग हमारे CGPA मेरा कहते हैं कि बहुत मैटर करता है। लाइक अगर आप नहीं, मैंने तो मेरे जो सुपरवाइजर थे उन्होंने मेरे रिसर्च इंटरेस्ट को देखा और मेरा CGPA, जैसे कि मैंने बैचलर्स का बताया, इतना ज़्यादा नहीं है। मेरे मास्टर का CGPA अच्छा है। उन्होंने मुझे जिस पेस पे रखा वो यही था कि हम हार्ड वर्किंग होते हैं और हम लोग सीख सकते हैं चीज़ें, और हम लोगों ऑब्वियसली मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के मुख्तलिफ क्राइटेरिया होते हैं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका CGPA बैलेंस हो जाए तो आपको IELTS अच्छा करना पड़ेगा। कम से कम आपके 7 बैंड आने चाहिए। जी, तो आई थिंक ये मैनेज हो जाता है, और आपका CGPA और आपका जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज है ना, तो ये आपको बचा लेते हैं। मतलब जी, बंदे को हार्ड वर्किंग होना चाहिए। मैं नहीं मानती चीज के पीछे लग जाना चाहिए। हाँ जी, एक चीज के पीछे लगना है। मेरे यही फोकस था कि मैंने बाहर से करना है, तो मैं बाहर ही आई हूँ। मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि टाइम ज़ाया मत करो, पाकिस्तान से कर लो। बाज़ औक़ात सोचती भी थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, अगर मैंने पाकिस्तान के चक्रों में मैं पड़ गई तो मैं यहीं पे रह जाऊंगी। अभी आप वही कहेंगी कि मतलब पाकिस्तान से PhD करके लाइक अगर आप फिर बाहर आके जॉब करती, शायद वो यही कहते हैं कि आपके जो स्किल्स हैं। जी ऐसे ही है। मैंने देखा है कि एजुकेशन जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी पीछे है, ये लोग काफ़ी आगे हैं अनफॉर्चुनेटली। जी, और मैं खुद भी चाहती हूँ कि मेरे पाकिस्तान मेरा कंट्री, हम सबका कंट्री है, हमें बहुत पसंद है। मैं खुद भी चाहती हूँ कि हम लोगों की पढ़ाई को थोड़ा एडवांस होना चाहिए। तो ये लोग जो यहाँ पे काम करते हैं, मैं इसीलिए यहाँ पर आई हूँ कि मुझे अच्छा लगा है कि मैं, थोड़ी सी मुश्किल होती है मुझे सीखने में, लेकिन हार्ड वर्किंग बंदा कर लेता है कुछ। मैंने कहा है ना कि CGPA मैटर नहीं करता, आपको हार्ड वर्क करना है और बस आपको अपना रिजल्ट देना है, बाकी अल्लाह पे छोड़ दें आप। तो मैं चीज़ें सीख रही हूँ और मुझे खुद को महसूस होता है कि कितना एजुकेशन का और कितना नॉलेज का गैप है। तो आई थिंक कि अगर मैं यहाँ से कर लूँगी तो मुझे तसल्ली होगी कि मैं ना टेक्नोलॉजी के हिसाब से और रिसर्च के हिसाब से बिल्कुल न्यू एरा में जा रही हूँ, ठीक चल रही हूँ। जी, और अगर आप पाकिस्तान में भी जाके जॉब स्टार्ट करती हैं तो आप पाकिस्तान को सर्व कर सकती हैं। ऐसा ही है। जी, मैं यही सोच रही हूँ कि हम लोग चेंज ला सकते हैं। बिल्कुल, ऐसा ही है। जी,
तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और मुझे लगता है कि व्यूअर्स को ये वाली वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव लगी होगी जो अप्लाई करना चाह रहे हैं जर्मनी में आने के लिए। टाइम जो है थोड़ा था, इंफॉर्मेशन बहुत ज्यादा है, टाइम थोड़ा है। इंशाल्लाह मेरा चक्कर फिर जर्मनी में लगा रहता है। तो और अगर आपको कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप वीडियो में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या डायरेक्टली आपसे रब्ता कुछ व्यूअर्स करना आप जी मैं अपना ईमेल दे सकती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मेंशन कर दीजिएगा। मैं आपका ईमेल आईडी जो है वो मेंशन कर दूंगा, तो लोग आपसे जो मतलब पढ़ना चाह रहे हैं एग्जैक्टली जी रब्ता कर सकते हैं। मुझे खुशी होती है मदद करके। जी बिल्कुल, मेरे से जितना हो सकता है, मेरे से जो चीज़ें मैंने एक्सपीरियंस किया मैंने वो शेयर किया, ठीक है। मेरे से जितना हो सकता है मैं ज़रूर मदद करती हूँ, क्योंकि मैं खुद इन चीज़ों से गुजरी हूँ। मुझे पता है कि मास्टर्स के बाद आपको कितना स्ट्रेस होता है फ्यूचर का, कि आपने क्या करना है, अगर आपने बाहर जाना है तो आपने कैसे जाना है, आपने सही चीज़ें कैसे हासिल करनी है। तो इसके लिए आपको बहुत सब्र और बहुत मतलब आपको राइट डायरेक्शन चाहिए, सब्र चाहिए, अच्छे लोगों का साथ चाहिए, मोटिवेटेड लोगों का साथ चाहिए। तो मेरे ख्याल में अगर मैं किसी चीज में मदद कर सकती हूँ तो मुझे खुशी होगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज में। जी आपकी बातें सुन के मुझे लगता है पाकिस्तान में बहुत से स्टूडेंट जो हैं वो मोटिवेट हुए होंगे, और आई थिंक बहुत ज्यादा लोग पीएचडी करने के लिए अब जर्मनी में आना चाहिए, मास्टर्स और बैचलर पाकिस्तान से करके। जी मास्टर बैचलर पाकिस्तान से कर ले, पीएचडी के लिए आसानी से आ जाए, क्योंकि यहाँ पे आपको स्टाइपेंड दी जाएगी, तो आपको ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं है पार्ट टाइम जॉब का। तो अपने ऊपर थोड़ा सा रैम कर ले फिर आ जाए पीएचडी करने के लिए। जी तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया, और इंशाअल्लाह मुलाकात होती है आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के साथ। जी अल्लाह हाफिज। शुक्रिया।